बच्चों का आभार। पिछले में हम आपको बताए थे कि देववाणी में लेखन कार्य करते समय कौन से दोष होते हैं और उन दोषों को दूर करने के क्या क्या विचार होते हैं, क्या क्या आपके होते हैं, उनके ढंग, है ना। ये वाली जो हम आज बताने वाले हैं, पिछली बार आपको अनुलिपि के बारे में हम आपको बताया था कि अनुलिपि क्या होती है। तो आज हम आपको बताएंगे वही अध्याय 2 में उससे आगे का कि प्रतिलिपि जो है आपकी विधि वह क्या है। प्रतिलिपि आपकी जो विधि है वह यह है। अच्छा, प्रारंभिक विद्यालयों में सबसे पहले अगर हम बात करें तो वहां पर प्रतिलिपि पे बड़ा महत्व दिया जाता था। प्रारंभिक स्तर पे क्या है कि बालकों से ये कहा जाता था कि वह प्रतिदिन जो भी उसकी पाठ्य पुस्तक है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई सा भी वाक्यांश आपका, कोई भी आपका ढंग है ना, और कोई भी वाक्यांश को अपनी पाठ्य पुस्तक में से देख करके अपनी जो पेज है, आपका जो लेखन सामग्री है, वहां पर वो पुस्तक में से हूबहू देख करके अपनी नोटबुक पर उसको लिखना, है ना। तो ये क्या था कि ये था कि अध्यापक था वह यह चाहता था कि बालक वर्णों का साइज, वर्णों से वर्णों के बीच में जो उचित आपकी जो होती है दूरी, है ना, और उस दूरी के साथ साथ बच्चों को वाक्यांश के भाव का भी पता रहे, है ना। तो वह डेली ही प्रतिदिन बच्चों को होमवर्क के तौर पर प्रतिलिपि से संबंधित कार्य उनको वो सौंपता था, ठीक है ना। अब प्रतिलिपि से क्या है, बालक गया अपना जो घर है वहां जाकर के पुस्तक देखी, पुस्तक से देख करके अपनी जो कॉपी में किया, और नेक्स्ट डे जब वो विद्यालय पहुंचा तो उसने वही अपनी कॉपी अपने प्राध्यापक को दिखाई। तो अब प्राध्यापक ने उसका जो भी लेख जो उसने किया है वह उसको देखा और उसमें दोष चेक किए और उसको बता दिया। तो पहले क्या था कि सही, साफ, एकदम बेहतरीन, कर्षक वर्णों के लिए हमको प्रतिलिपि का सहारा लेना पड़ता था, और अक्षरों की बनावट, विराम चिन्ह यानी कि लिखावट, सुंदरता और आपका आकार, और विराम चिन्हों का प्रयोग, है ना। तो क्या था कि प्रतिलिपि से हमें यह लाभ था कि बालक का पहला तो जो उसका लेखन का ढंग है वह बेस्ट होता था। अच्छा, दूसरा वह पुस्तक में लिखे हुए कैसे उसके शब्द हैं, वर्ण हैं, वह उनको अच्छे प्रकार से दिखता था। तो वह स्वयं के वर्णों को भी ब्यूटीफुल बनाने का, अच्छे बनाने का प्रयास करता था। तीसरा क्या है आपका साइज। बस साइज से मतलब है कि वैसा ना हो कि आपकी जो नोटबुक पर जो पंक्ति में आपने पहला जो कहा है वह यूं बना दिया, फिर जो खा है वह आपने और बना दिया बड़ा, फिर जो गा है वह आपने बना दिया। लेकिन नहीं, कहने का तात्पर्य कि हम जो भी वर्ण लिखें, पद लिखें, शब्द लिखें, वहां पर सही साइज में वो अक्षर लिखे हुए होने चाहिए। और हाशिया,
हाशिया है कि हमको हाशिए का भी ध्यान देना है कि हमको किस साइड से कितने अपनी पेज की जो जगह है वह हमें दूरी दे करके उसमें अपना लेखन कार्य करना है। अच्छा, तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम बातों को प्रतिलिपि जो आपकी विधि है, ये प्रतिलिपि विधि के बारे में हम बालकों को अच्छे ढंग से ज्ञान देते हैं। ठीक है, आपका आता है विधि नंबर 3। आपकी विधि नंबर 3, विधि नंबर आपकी क्या है? 3। ये आपकी विधि नंबर 3 है। इसको कहते हैं वृत्तलेख, यानी कि सुनकर लिखना। ये क्या है कि हम बालकों से, अध्यापक एक काम करता है कि बालकों के लेखन संबंधी दोषों को दूर करने के लिए उन बालकों को हलन का ज्ञान रहे, विराम चिन्हों का ज्ञान रहे, विसर्गों का ज्ञान रहे और स के जितने भी वर्ण विन्यास के भेद होते हैं वह भी बालकों को ध्यान रहे। तो बार बार प्राध्यापक उनसे कहता है कि आप इस लेख के माध्यम से अपना यह लेखन कार्य करें, जिससे कि बालकों को ध्वनि के बारे में भी जानकारी हो पाए, है ना। बालकों को यह भी मालूम रहे कि कौन सा वर्ण कैसे उसका लेखन होगा और लेखन के साथ साथ वह कैसे बोला भी जाएगा। तो यह भी हमको वृत्तलेख के माध्यम से ही मालूम पड़ जाता है। प्राध्यापक का कार्य क्या है कि वह बालक को प्रत्येक दिन ये अभ्यास करने को कहता है और जब वह बालक इस अभ्यास को करते जाता है तब बालक का लेखन कार्य बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि आपके हिंदी भाषा में लेखन कार्य का या देववाणी आपकी जो भाषा की संस्कृत भाषा में लेखन कार्य का क्या महत्व है और यह कितना अध्ययन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, यह हमने आपको इन 3 विधियों के माध्यम से आज आपको बता दिया, है ना। तो ये जो आपका था लेखन से संबंधित जो भी बातें थी वह हम आज आपको बता चुके हैं। अच्छा, दूसरा तो ये जो था टॉपिक, ये आज यहाँ पर ही आपका संपूर्ण हो जाता है। अच्छा, इसके बाद का जो आपका टॉपिक है वह है संस्कृत आपकी ध्वनियां हैं जिनमें आपका आता है, पहला है आपका स्वर,
दूसरा है आपका व्यंजन और तीसरा आपका संयुक्ताक्षर। अच्छा, हम आपसे कहें तो यह कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी भाषा में काम हो रहा है हमारा, या हम किसी भी भाषा में कोई कार्य कर रहे हैं, तो भाषा कोई भी हो, भाषा के सिर्फ दो ही भेद होते हैं। पहला आपका होता है भेद क्या? स्वर, और दूसरा व्यंजन। स्वर और व्यंजन के बिना विश्व की क्या कोई भी भाषा कामयाब नहीं है। अगर हम किसी भी भाषा को पढ़ते जाते हैं तो हमको स्वर और व्यंजन के भेद को जानना ही होगा। अच्छा, स्वर और व्यंजनों की जो कुल संख्या संस्कृत में है वह आपकी कितनी है? 46। कुल संख्या संस्कृत में व्यंजनों की कितनी है? 46। ये चीज आपको ध्यान रहे, पॉइंट आपको ये पता रहे। अगर आपसे कोई पूछ बैठता है कि आपकी देववाणी संस्कृत में स्वर और व्यंजनों की संख्या कितनी है, या आपके में यह बहुविकल्पी भी अगर आए प्रश्न, तो भी आपको यही बताना है कि यह संख्या आपकी कितनी है? 46। अच्छा, तो हम बात आपकी करते हैं कि सबसे पहले जाते हैं, सबसे जो पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट क्या है? स्वर क्या है? ये आपका पॉइंट नंबर है पहला, कि आपका जो स्वर है वह क्या है। तो की परिभाषा में हम आपको यह बताएंगे कि वो जो वर्ण आपके, जितने भी आपके वर्ण हैं, वह जितने भी आपके वर्ण हैं वह किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना जो वर्ण बोले जाते हैं वह स्वर कहलाते हैं। दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोले जाने वाले दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोले जाने वाले जितने भी वर्ण होते हैं वह आपके स्वर बोले जाते हैं, या उनको स्वर कहा जाता है। और देववाणी में संस्कृत में अगर आपसे कोई पूछ बैठे कि स्वर की संख्या कितनी है, तो आपको बतानी है कितनी? 13। देववाणी संस्कृत भाषा में स्वर की संख्या कितनी है? 13, जो कि आपकी कौन से हैं आपके? जो आपके हैं आ, ए, ई, ओ, उ, ए, आ, ई, उ, ए। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, थोड़ा सा आपका इसमें आप
तो आपका रिसीव रे, है ना, ये आपका होगा नाउन रे। और के द्वारा फिर आपका ओ, है ना, ओ के बाद आपका औ, और अंग के बाद अंग, और उसके बाद अंग आ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12, और ये आपका 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये दोनों को हम सामूहिक में ही काउंट करेंगे, अंग और अंग जो है, ठीक है ना। तो ये आपकी रहे आपके की, ये क्या होते हैं आपके स्वर, है ना। तो ये वाली वीडियो में इनकी संख्या हमने आपको बता दी कितनी है, 13 है। नेक्स्ट जब हम आपकी वीडियो बनाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो स्वर के कितने भेद होते हैं, या आपका जो स्वर है वह कितने प्रकार का होता है ना। तो यहां तक कोई भी अगर आपको डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो आप मुझसे फोन पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में मैसेज में भी दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर के बारे में बताएंगे, फिर आपको तस्थ व्यंजन के बारे में बताएंगे, फिर आपका ये जो पाठ नंबर जो आपका है आपका 2, यह आपका फिर संपूर्ण हो जाएगा, है ना। फिर अब आपके इसके बहुविकल्पी बताने के बाद फिर आपका पाठ नंबर 3 चालू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही मैं आपको बता रहा हूँ, 2 वीडियो आज हो गई हैं 4th सेमेस्टर की। मैं आपको फिर से और के माध्यम से बताऊंगा। यहां तक अगर आपको कोई भी दिक्कत महसूस हो तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में कमेंट द्वारा बता सकते हैं। बहुत बहुत आभार आपका बच्चों, बहुत बहुत प्रेम आपको, और बहुत बहुत आपका साधुवाद, धन्यवाद मेरे विचारों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। धन्यवाद है आपका।